नमस्कार, झूले सलाम सभी को। मैं आप लोगों से पहले तो ये बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ आज आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैं संदेश दूंगा जो इस हालत के पीड़ित हैं उनके लिए, और जो इस हालत को पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश दूंगा। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जिनीवा से, जहां से मैं कल रात को आया था, कोई 3 बजे पहुंचा दिल्ली में, और अभी यहाँ हूँ आप लोगों के साथ। मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का। वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो लद्दाख में एक आंदोलन कर रहे थे पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण, लोकतंत्र की बहाली के लिए, आप ये सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? असल में बात बताऊं तो शिक्षा जो कि यहाँ मुद्दा है सीजेपी का, ये मुद्दा मेरे दिल के करीब पिछले 40 सालों से रहा है। जब से मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूं तब से मेरा जीवन शिक्षा पर ही काम करते गुजरा है। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कभी इंजीनियरिंग का जॉब नहीं लिया या कोई सिविल सर्विसेज नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सारे मसलों की कुंजी यानी कि चाबी शिक्षा में है, उसी को हल करना होगा, उसी का दरवाजा खोलना होगा। तो लद्दाख के पर्यावरण से भी पहले शिक्षा पर मैं काम करता आया हूं, और जब कुछ युवकों ने, युवा पीढ़ी ने ये आवाज उठाई कि शिक्षा में समस्या है और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकता था? आप सोच सकते हैं। अगर 40 सालों से इसी पे लगा हूं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक था, नॉर्मल था, नेचुरल था कि मैं इसका समर्थन दूं, जैसे भी हो सकता है उस तरह से समर्थन दूं। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। साथ ही साथ हाँ, शिक्षा के द्वारा एक तो हम व्यक्तिगत बच्चों को जो कि बड़े होते हैं, नागरिक बनते हैं, उनका जीवन बनाएं, मगर फिर पर्यावरण के साथ देश का दूरगामी एक दिशा दें। उसके लिए मैं जुड़ा रहा, शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में पहुंचा, और पिछले 6 सालों में लद्दाख में जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग पीते हैं, हाँ 2 बिलियन लोग पीते हैं, जो कि इस पृथ्वी की आबादी का 1/4 है। तो उस हिमालय के पर्यावरण की संरक्षण सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को भी आगे ले जाना चाहता हूं आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्रीज हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो तब भी आपको चाहिए होगी, पीने के लिए साफ पानी तो तब भी आपको चाहिए होगी। तो कैसे हम इसे नजरअंदाज करें? जब इन दोनों मुद्दों पर कोई जवाब नहीं आया तो मुझे मजबूर होकर आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। मगर खुशी से, मजबूर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुख से बैठ रहा हूँ,
मजबूर होने का मतलब है कि काश सरकार खुद संवेदनशीलता दिखाती और इन मुद्दों को सही मुद्दे समझकर हल कर देते, तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है और जो महसूस होता है रियल फील वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, आप सभी को सलाम। आप सब कुर्बानी दे रहे हैं पहले से ही, आप सबको सलाम। और आप लोगों में से कुछ लोग, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कई युवा युवतियां यहाँ पर अनशन पर भी है, मुझे बताया गया। वो जहां भी हैं मेरा सलाम, आप उनको भी सलाम करने जरूर जाइएगा जो यहाँ अनशन पर है। और मैं आपसे भी कहूँगा सभी से कि इसे एक सामुदायिक अनशन बनाएं, जिसमें लंबे समय के लिए ना बैठें, लंबे समय के लिए ना बैठें, एक दिन के लिए तो लगभग सब बैठें। एक दिन के लिए जब आप यहाँ आते हैं, हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो आप उस दिन का अनशन रखें। आप उस दिन के लिए अपना संवेदना जताइए, सॉलिडारिटी जताइए उन बच्चों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी जानें गई, या जो यहाँ पर पिछले 10 दिनों से इतने गर्मी में, इतने मुश्किल हालात में खड़े हैं, जो सारे भारत के युवकों को, युवतियों को पुकार रहे हैं। इनके आदर में, सत्कार में आप लोग भी एक दिन का अनशन अवश्य करें। और हो सके तो कुछ, जैसे कुछ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बताएंगे, वो 3 दिन के अनशन पर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूँगा उससे ज्यादा आप ना करें, वो बहुत है अगर आप करें, वरना एक दिन का करें, जिससे कि आप एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं अपने तन से, मन से, धन से भी करें, जो इन्हें यहाँ जरूरत पड़ता है, खर्चे होते हैं, उसमें आप अनुदान कर सकते हैं। मन से करें, तन से करें, ऐसे एक दिन का अनशन करके इस तरह आप सब समर्थन करें। मैं तो यहाँ रहूंगा जब तक ये 2 मुद्दों पर हल निकले, कि शिक्षा में जवाबदेही ली जाए शिक्षा मंत्री जी से, और लद्दाख में पर्यावरण के और संस्कृति के रखरखाव का जो वादा किया था उसे निभाया जाए। इन मुद्दों पर पूरा देश इकट्ठा होकर शिक्षा और पर्यावरण को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे समझें। अब मैं कुछ बातें, कुछ संदेश देना चाहता हूं। शिक्षा में किसी भी सरकार का, अगर वो सच्चे देश का हित चाहते हैं, अगर वो सच्चे देश को, भारत को सारे जहां से अच्छा बनाना चाहते हैं, तो वो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शिक्षा की तरफ जो सरकार, जो देश ध्यान न दे, वो अपनी खाई खुद खोद रहा है। ये हम देख चुके हैं पूरे दुनिया में। जो देश आगे गया है उसने शिक्षा पर ध्यान दिया है। जो देश आज गश खा रहा है, गुमराह है, उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। मैं आपको थोड़े में मिसाल दूं, बाद में आने वाले दिनों में विस्तार में बताऊंगा। अगर हम सिर्फ 3 देशों को ले जो पिछले 50 साल पहले भारत से बहुत पीछे थे, या बराबर थे, या बहुत पीछे थे, और आज भारत से नहीं दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी अगर मिसाल लें, सिंगापुर भारत से भी पिछड़ा एक गांव था आज से 50-60 साल पहले। और आपको पता है सिंगापुर ना सिर्फ पिछड़ा था, बल्कि वहां पर धर्म के नाम पर झगड़े होते थे, हिंसा होती थी, रायट्स होते थे। 1960 के दशक में बहुत हिंसा हुए, क्योंकि वहां पर 3 जातियां हैं, 3। एक है चीनी मूल के जो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं मुस्लिम जाति या धर्म के मलय लोग,
और फिर हिंदू धर्म के तमिल लोग, इनमें बहुत बड़े दंगे हुए 60 के दशक में। और तब की सरकार को समझ आ गया, देखिए कितना जल्दी सीखते हैं और सीखकर अमल करते हैं। बहुत जल्द उन्होंने सीखा और उसके बाद उन्होंने एक तरफ नफरत को कम करना शुरू किया कि किसी को याद भी ना आए कि वो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। ऐसे हालात पैदा किए कि आने वाले बच्चों में एक भी बूंद जहर का ना जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा जोर शिक्षा पे लगाया। आज सिंगापुर का प्रति व्यक्ति आय दुनिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1, 2, 3 में रहता है। प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, जीडीपी जरूरी नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं भारत तीसरे, चौथे, कहते हैं छठे पे है, मगर उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो $2000 तक भी नहीं है, जबकि सिंगापुर का $90,000 तक जाता है प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी के पास क्या है अगर आप देखें, धन के तरफ से भी जरूरी नहीं है ये, मगर इस तरह से अगर विकास की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पहुंचा। वैसे ही कोरिया है, हमसे पिछड़ा था, बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध से निकला था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 6-7 दशक पहले, मगर आज वो दुनिया के पहले 5-10 देशों में आता है। वही हमारा पड़ोसी चीन हमसे पिछड़ा था और आज बहुत आगे गया। तो इसलिए गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। मुझे लगा हमारे भारत में भी हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई जिसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी होंगी, मगर उससे भी बड़ा समस्या ये है कि उसका जमीन पर उतारने में बहुत कमजोरी रह गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा। किताबों में नीतियां लाने से कोई देश आगे नहीं गया है। नीतियां लाना बहुत आसान है, उस पर अमल करवाना वही करते हैं जिनके खून में, रग रग में देश का हित समाया हो। वो फिर नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी जी जान देते हैं। वो नहीं हुआ है। मैं यही विनती करूंगा कि इसको जमीन पर लाएं, मगर दुख की बात यह है कि नए को जमीन पे क्या लाएं, पुराने में ही हमारे बच्चों को खुदकशी, आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसी में बिक रहे हैं पेपर, जो कि सबसे छोटी बात है, इम्तिहान, एग्जाम, उसी में अगर हम कंगाल हैं तो बाकी नीति का हम क्या बात करें, प्रणाली की हम क्या बात करें। तो ये तो है शिक्षा और उसका महत्व। अगर देश को विकसित होना है 2047 में तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो 200 साल बाद भी हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में और नीचे गिरकर रह जाएंगे। अब मैं बहुत जरूरी 2 संदेश देना चाहूंगा संक्षिप्त में। एक, जो पीड़ित हैं इस हालात से, यानी कि आप विद्यार्थियों से, कि जब ऐसे हालात होते हैं, पेपर लीक हो या शिक्षा नीति में जो भी कमियां हैं, जिसकी वजह से आज अमायरा से लेके आकांक्षा तक उनको अपनी जानें देनी पड़ रही हैं, क्योंकि स्कूल ठीक नहीं है इसलिए अमायरा ने जान दी, क्योंकि इम्तिहान ठीक नहीं है इसलिए आकांक्षा ने जान दी, और 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दी। उन सबको मैं ये कहूंगा कि आप अगर मुश्किल आए तो हताश ना हो। मैं भी आप में से एक था। आज मैं आपको ये एक बात बताऊं जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है आज तक, बहुत ही कम लोगों को, एक राज है वो बताऊं। मैं जब 11 बरस का था, 11 बरस का, तो अमायरा की तरह, आकांक्षा की तरह आत्महत्या करने की सोच रहा था, क्योंकि विद्यालय ने मुझे इतना परेशान किया था कि मुझे दुनिया में, जीवन में कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। इस जीवन में जीने का क्या मतलब है जब आपको इस तरह से पिसना है शिक्षा में और फिर
बड़े होकर भी नौकरियों के पीछे दौड़ना है और फिर एकदम एक दिन मरना है, ऐसे जीवन को क्यों मैं स्वीकारूं? मैं खुद इनके श्रेणी में था, मगर फिर मुझे तब एक समझ आई जो मैं चाहूंगा आप सब में आए। जब भी आप हताश हो तो इस बात पर ध्यान दें कि एक है आप अपनी जान दें, एक बात है आप अपनी जान दें इनकी तरह, ये भी एक अभिव्यक्ति है, मगर दूसरा तरीका हो सकता है आप अपनी जिंदगी दें। जान नहीं, जिंदगी दें सबके लिए रास्ता निकालने के लिए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े। तो 12 वर्ष होते हुए मुझ में ये समझ जागी कि मुझे ये जीवन कतई स्वीकार्य नहीं है, कबूल नहीं है, मगर मैं जान दूं इससे बेहतर है मैं अपनी जिंदगी दूं इस प्रणाली को ठीक करने के लिए, उनके लिए जो जीना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करूं। और प्रकृति कहिए या आप भगवान कहिए, तब से मेरे लिए जीवन में हर चीज बदलने लगा। जब से मैंने अपना सोचना बंद किया और औरों के लिए रास्ता निकालने का निर्णय किया, जान देने के बदले जिंदगी देने का निर्णय किया, पूरा प्रकृति, पूरी कायनात लग गई मुझे सहयोग देने में। और जल्द ही जो बच्चा फेल होने के कगार पर था, जिसे हर शिक्षक नफरत करता था, घृणा करता था, वो इतना आगे बढ़ने लगा, उसने अपने कदम लिए, हर चीज को अपने हाथों में लिया और वो आगे चलकर सभी शिक्षकों का पसंदीदा बना, उत्तीर्ण होने लगा, परीक्षाओं में हो, जहां पर भी हो, हर चीज में आगे बढ़ने लगा। जब उसने अपना सोचना खत्म किया और औरों का सोचना शुरू किया, जान देने की बात खत्म की और जिंदगी देने की बात शुरू की, तो हर तरफ से सहयोग आया और फिर मैं बहुत कर पाया इन 40 सालों में शिक्षा के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हताश होकर जान न दें, बल्कि इसे एक सबक माने कि आज से मैं अपना सोचना बंद करूंगा, औरों के लिए जिंदगी दूंगा। ये बहुत बड़ा योगदान हो सकता है पूरे देश के लिए। जान दे के आप क्या करेंगे? जान दे के आप अपने माता पिता को रुलाएंगे, समाज को रुलाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे, तो क्या बड़ा कर लिया? समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, समझ सकते हैं मजबूरी, मगर बेहतर होगा आप जिए और औरों की मुश्किलातें कम करें, औरों को बचाएं जान देने से, उनको भी साथ लेकर जिंदगियां दें। आप लोग भी प्रण करें कि आगे से आप अपनी जिंदगी देंगे इस देश के लिए, ना कि जान। अब 2 बातें मैं कहना चाहूंगा सरकार से धन्यवाद, जिनके कारण ये हालात पैदा हुए, जिसके कारण पीड़ित अपनी जानें दे रहे हैं। मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप लोकतंत्र में अगर सरकार हैं, नेता हैं, तो लोग किसी भी लोकतंत्र के नेता को संवेदनशील होना शोभा देती है, कठोर होना शोभा नहीं देती है। कठोर होना शोभा नहीं देती है। जितना नरम दिल, संवेदनशील दिल हो, हमदर्द दिल हो, वो लोकतंत्र का राजा है। राजतंत्र का राजा कठोर हुआ करते थे। राजतंत्र के राजाओं ने भी सीख लिया कि कठोर होना ओल्ड फैशन हो चुका है, उन्होंने भी कठोरता छोड़ दी। आज तो वो भी नरम दिल बनकर अपने देश को चलाते हैं। आप पड़ोस के भूटान को देख लीजिए, जहां के राजा जनता के साथ मिलकर अपने देश का विकास करते हैं। तो जब राजा कठोरता से नरम दिली की तरफ आ रहे हैं, तो एक लोकतंत्र का नेता कैसे कठोर दिल हो सकता है? आपको शोभा, आपकी उपलब्धि कठोरता नहीं होगी, आपकी उपलब्धि होगी जब आप हर एक के दिल के दुख को समझ पाएं। कहीं मैंने बचपन में पढ़ा था
जो भरा नहीं हो भावों से, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं। तो आपको अगर स्वदेश और स्वदेश के बच्चों से प्यार नहीं है, आप कठोर हैं पत्थर की तरह, तो आप फिर लोकतंत्र के नेता नहीं हैं, आप तो राजतंत्र के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वहां भी ये पुराना हो चुका है कठोरता। आज जनता के साथ उनके दुख दर्द में शामिल होकर आगे बढ़ने को ही नेतृत्व कहते हैं, न्यू मॉडल ऑफ लीडरशिप। तो मैं यही कहूंगा सरकार से कि आप संवेदनशील होइए, हमदर्द होइए, एम्पैथेटिक होइए और उस तरह के नीतियों से आप आगे बढ़िए। अगर आप जवाबदेही लेते हैं, आप जवाबदेही देते हैं, जहां इस्तीफा या त्याग पत्र देने की जरूरत है देते हैं, तो उससे आप छोटे नहीं होते हैं, उससे आप महान बनते हैं। जब कोई अपनी कमी कमजोरी को पहचानता है तो उससे वो छोटा नहीं, उससे वो बड़ा भी नहीं, महान होता है। हम चाहते हैं कि भारत के नेता महान हो और भारत मेरा देश महान हो। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार डरावनी नहीं हो, डरावनी सरकार नहीं हो, प्यारी सरकार हो, प्यारी सरकार। इस सरकार को हमें लगे कि हम उनसे गले मिले, ऐसी सरकार हो तो वो आपकी उपलब्धता हो। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, हम कहेंगे जवाबदेही देनी होगी, जवाबदेही जिम्मेदारी लेनी होगी, और फिर हम लोगों को जो पीड़ित हैं उनको जिंदगानी देनी होगी, जान नहीं जिंदगानी देनी होगी। मेरे साथ बोलिएगा, जवाबदेही देनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, लेनी होगी, और हमें जिंदगानी देनी होगी, देनी होगी, जिंदगानी देनी होगी, देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ ऊर्जा बचाऊंगा और कुछ आगे भी आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग ये सुनकर औरों से भी बांटिएगा, ताकि पूरा देश इन बातों पर गौर करे, सोचे कि प्रजा कैसी हो, बच्चे कैसे हो, और राजा तो नहीं कहूंगा, नेता कैसे हो 21वीं सदी में, वैसे नेता हैं कि नहीं आप खुद मूल्यांकन करें, और वैसे प्रजा हो कि नहीं आप खुद अपना भी मूल्यांकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।